नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में, यानी केंद्रक के बारे में, जो कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसे हम लोग आज अच्छे तरीके से देखेंगे। इससे पहले हम लोग कोशिका का कुछ और वीडियो देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाएँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और आप ज़रूर देखें, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, केंद्रक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहा जाता है। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसने रॉबर्ट ब्राउन ने, और ये किया था 1831 में। कब? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था। दोस्तों, केंद्रक जो होता है कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है और इसीलिए इसे कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र। इसे कहा जाता है कोशिका का नियंत्रक केंद्र, यानी जितना भी काम होता है कोशिका में उसका नियंत्रण केंद्रक से ही होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है कोशिका का। इसे एक और नाम दिया जाता है आनुवांशिक भंडारगृह। क्या कहा जाता है? आनुवांशिक पदार्थों का भंडारगृह। पदार्थों का भंडारगृह, क्योंकि जो आनुवांशिक पदार्थ है सभी हमें केंद्रक में ही मिलते हैं और जो भी फर्टिलाइजेशन होता है यानी प्रजनन, वो केंद्रक के थ्रू ही होता है। इसमें आपको डीएनए मिलता है, क्रोमेटिन धागे मिलता है, जिससे प्रजनन होता है और उससे आनुवांशिकता जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाती है सब इसी में होता है। तीसरा एक और नाम इसे दिया जाता है, इसे बताया जाता है कि ये होता है कोशिका का जो उपापचय क्रिया होता है पूरा कंप्लीट इसी में होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? प्रजनन में सहायता करता है। प्रजनन में सहायक होता है। हम लोग देखिए केंद्रक न्यूक्लियस जो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया 1831 में, इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। आनुवांशिक पदार्थों का भंडारगृह कहा जाता है और प्रजनन में ये सहायता करता है। अब हम लोग केंद्रक के पार्ट के बारे में देखेंगे। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि जैसे हम लोग देखे थे कि अगर ये एक कोशिका है तो कोशिका था, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसके बारे में देखे थे। कोशिका दर, उसके बाद था केंद्रक। तो हम लोग अब केंद्रक के अंदर जो पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। ये ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला हम लोग ऊपर पढ़ चुके। अब इसका जो अंदर का पार्ट है उसके बारे में देखेंगे और उसी का पार्ट हम लोग अभी देखेंगे आगे। तो हम लोग उसी को देखते हैं आगे। इसका पार्ट, ये आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका पार्ट कौन कौन सा पार्ट है? दोनों तरीके से हम फिगर से और ग्राफिक दोनों तरीके से हम आप लोग को बताएंगे। पहले हम ग्राफिक से देख लेते हैं। इसका 4 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट। पहला होता है जिस प्रकार से कोशिका झिल्ली होता है उसी प्रकार से इसमें केंद्रक झिल्ली होता है। केंद्रक झिल्ली, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। दूसरा जो होता है वो होता है केंद्रक दर। जिस प्रकार से उसमें कोशिका दर है, इसमें केंद्रक दर, और इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, या तो कहा जाता है न्यूक्लियस सेल, या तो कहा जाता है कैरियोप्लाज्मा। ये सभी नाम इसी का है। न्यूक्लियोप्लाज्मा,
न्यूक्लियस सेप या तो कैरियोप्लाज्मा, सब केंद्रक द्रव को ही कहा जाता है। इसके बाद आता है इसका केंद्रिका, यानी केंद्रक के अंदर केंद्रक एक पाया जाता है, उसे कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं इसे? केंद्रिका। और इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और लास्ट जो होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है क्रोमेटिन धागे। क्या होता है? क्रोमेटिन धागे, और इसे इंग्लिश में भी कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये पार्ट है केंद्रक का। केंद्रक का कौन कौन सा पार्ट है? केंद्रक झिल्ली जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक द्रव जिसे न्यूक्लियो प्लाज्मा, न्यूक्लियस सेप या तो कैरियोप्लाज्मा कहते हैं, केंद्रिका उसे न्यूक्लियस कहते हैं, क्रोमेटिन धागे जिसे क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं। तो इसका क्या काम है हम उसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन ये इसका चूंकि हम लोग ऐसे देखें, इसमें अच्छे तरीके से अगर समझ में आया तो हम लोग इसको फिगर में देखते हैं कि ये स्थित कैसे रहता है। अगर हम केंद्रक ले लें, केंद्रक का फिगर ले लें तो ये कैसे स्थित रहेगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक बार, एक केंद्रक ले लेते हैं, जिसे ले लिए इसको, एक केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है और इसको हम ले लेते हैं इसे, ठीक है, ले लिए। ये न्यूक्लियस जो होता है ये यहाँ होता है, इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। और ये झिल्ली मान लीजिए, ये जो है ये केंद्रक झिल्ली है। क्या है? केंद्रक झिल्ली है। ये आपको हम शेप में दिखा रहे हैं। इसके अंदर जो ये यहाँ पे है, यहाँ क्रोमेटिन धागे रहता है, इसे ऐसे बिखरा रहता है क्रोमेटिन धागे। और ये जो केंद्रक द्रव है इसी में रहता है, ये केंद्रक द्रव, ठीक है। केंद्रक झिल्ली जो होता है दोहरी परत होती है इसकी, एक बाहर से एक अंदर से, इसीलिए हमने इसे बनाया इसको। दो ही परत होती है, एक अंदर से और बाहर से। दोस्तों जो केंद्रक झिल्ली होता है उसमें छिद्र होता है, ऐसे ऐसे छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है, जिससे क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली और जो कोशिका झिल्ली है दोनों के बीच आदान प्रदान होता रहे, पदार्थों का आदान प्रदान होता रहे, इसलिए इसमें क्या होता है, केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम भी होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है, और इसके ऊपर लगा हुआ रहता है, राइबोसोम इसी के ऊपर लगा रहता है। अब आ गया हम लोग का केंद्रक झिल्ली के बारे में। केंद्रक झिल्ली ये है, तो हम लोग लिख लेते हैं, ये है केंद्रक झिल्ली। ये क्या होता है? ये अर्धपारगम्य होता है, जिस प्रकार से वो होता है अर्धपारगम्य होता है, दोहरी होती है, इसकी परत दोहरी होती है। क्या होती है? दोहरी परत होती है। क्या होती है? दोहरी परत होती है। अब बनी होती है ये लाइपोप्रोटीन से, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्या चीज की? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये आकार प्रदान करती है, आकार और सुरक्षा दोनों प्रदान करती है। ध्यान रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल में एक जो केंद्रक झिल्ली है ये नहीं पाया जाता, और ये न्यूक्लियस जो है ये भी नहीं पाया जाता। ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है।
उसके बाद आता है केंद्रक द्रव, ये वाला इसे कहते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव जो है इसमें पाया जाता है जल, न्यूक्लिक अम्ल और फिर प्रोटीन, ये तीनों चीज से मिलकर बना होता है। क्या होता है? ये तीनों चीज से मिलकर बना होता है, जिसमें क्रोमेटिन धागे रहते हैं। केंद्रक द्रव में क्या होता है? जल, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, ये तीनों पाया जाता है इसमें। ये शेप, आकार ये भी प्रदान करता है आकार के अनुसार ये। और उसके बाद आता है क्रोमेटिन धागे, ये है क्रोमेटिन धागे। जो बना होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से। किससे? न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। क्रोमेटिन धागे जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन धागे होता है इसे जो जुड़ा हुआ है ये अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अलग हो जाता है इसे, और फिर ये थोड़ा मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? जब अलग होता है तो क्या हो जाता है? ये मोटा हो जाता है, और इसी को कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं इसको? जब अलग हो जाता है, मोटा हो जाता है, इसी को कहा जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र का कार्यात्मक इकाई बोला जाता है, गुणसूत्र का कार्यात्मक इकाई जीन होता है, और यही जीन है जो आनुवांशिकता को प्रमोट करता है। क्या करता है? प्रमोट करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है आनुवांशिक पदार्थों का भंडारगृह। चूंकि ये क्रोमेटिन धागे हैं, और क्रोमेटिन धागे से क्या होता है कि गुणसूत्र बनता है, गुणसूत्र से बनता है जीन। ठीक है, और जीन ही आनुवांशिक गुणों को प्रमोट करता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है आनुवांशिक पदार्थों का भंडारगृह। क्रोमेटिन धागे के बाद ये है केंद्रक द्रव हो गया, केंद्रक झिल्ली, ये उसके बाद एक बचा न्यूक्लियस, इसे कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं इसे? केंद्रिका। ये मैक्सिमम 4 पाए जाते हैं। कितने? 4 केंद्रिका पाए जा सकते हैं। मैक्सिमम 4 केंद्रिका एक सेल में, यानी एक न्यूक्लियस का बात करें तो उसमें मैक्सिमम 4 न्यूक्लियस पाया जा सकता है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में होगा। सिर्फ यूकैरियोटिक जो सेल होता है सिर्फ उसी में ये पाया जा सकता है, प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाएगा। दोस्तों, तो ये हम लोग आज पढ़े केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में पढ़े, न्यूक्लियस कैसे बना है, और फिर इसका खोज किसने किया, इसके कितने पार्ट हैं, और ये काम कैसे करता है, या तो इसका फंक्शन क्या है, हम उसके बारे में पढ़े। गुणसूत्र जो होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लिए कि गुणसूत्र क्या होता है। तो गुणसूत्र कैसे बनता है? क्रोमेटिन धागे से बनता है। क्रोमेटिन धागे से ही गुणसूत्र बनता है, और गुणसूत्र का कार्यात्मक इकाई जीन होता है। जीन जो है आनुवांशिक, जो हम लोग का जो आनुवांशिक हैबिट होता है उसे एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो हम लोग ये वीडियो देखे आज। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पुनः आपको लिए लाएंगे नए वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।